यहाँ ताजमहल दिख रहा है, इसकी ऊंचाई से संबंधित जानकारी। यहाँ समुद्र में मीनार से बोट दिख रही है। छत के ऊपर से नीचे की तरफ देखते इस तरह से एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है और उसमें हम अनेकों जानकारी प्राप्त करते हैं। गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। उनसे हम अनेकों अनसुलझे सवालों का जवाब प्राप्त कर पाते हैं। तो हम आज यही सीखने वाले हैं किस तरह से त्रिभुजाकार से किसी समुद्र की गहराई, एरोप्लेन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, कबीर वाणी से 2 लाइन। कबीर संगत साधु की, ज्यों गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। अगर कोई सुगंध लगाकर हमारे साथ है तो भले ही हमारे कपड़ों में इत्र और सुगंध न लगा हो तो भी वह महकता है। अच्छे दोस्त, अच्छे चरित्र वाले दोस्तों के साथ आप रहोगे तो वो तुम्हें भले ही ना दे, लेकिन उसके अच्छे गुण जरूर आप में आ जाएंगे। आप उनसे कुछ न कुछ जरूर सीखोगे। बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अध्ययन में और आज एक कृति हम देखते हैं। उस कृति से हम कुछ सीखेंगे। कृति ऐसी है कि बहुत दूर एक वृक्ष है आपके यहाँ और उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब कोई चढ़कर मेजर टेप लेकर तो ऊंचाई करेगा नहीं, वैसा कर भी सकता है, लेकिन उसका हमारे गणित के माध्यम से जो नियम है या जो पाठ हमें सिखाएगा किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, उसकी एक छोटी सी जानकारी कि समझिए कि इस वृक्ष की परछाई है वो हमें दिखाई दे रही है पी के पास। आप यह कृति 9th के किताब में है तो किताब को पढ़िए, आपको कृति अच्छी तरह से समझ में आएगी। हर किताब के जो लेसन है बहुत अच्छे से उनके उदाहरण दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से उनकी कृति दी हुई है। आप जरूर अपनी किताब को पढ़ें और उसको फॉलो करें। तो ये कृति 9th की है और उसकी परछाई पी पर पड़ रही है। ये पूरी जो ए पी है इस वृक्ष की परछाई है। अब एक और उसके साथ, क्योंकि जब हम लंबवत ऊंचाई ले रहे हैं तो ए बी यह वृक्ष की ऊंचाई है और बी से पी तक उस वृक्ष की परछाई जो समांतर, जमीन के समांतर पी और बी है, और जो ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जो है ए और पी, यह वृक्ष की परछाई है। वृक्ष की परछाई ऐसी, किसी भी की परछाई ऐसी ही बनती है। तो अपने जहाँ पर परछाई खत्म होती है वहीं पास उसी समांतर जमीन के में जहाँ से वृक्ष की दूरी से और उस परछाई के अंत बिंदु के बीच में अगर एक और डंडा उसी बीच में या अलग से, अब जैसे मैंने ये एक सामान्य शीर्ष बिंदु से मैंने 2 त्रिभुज बना दिया है, आप एक अलग डंडा कहीं और ये वाला त्रिभुज बना लीजिए और इसकी ऊंचाई क्यू आर की ऊंचाई, क्योंकि आपके हाथ में डंडा है, आपको पता है आप किस बिंदु से कितनी दूरी पर रखे हैं और उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, ये परछाई डंडे की पड़ेगी। समझो आर क्यू एक डंडा है और उसकी परछाई पड़ रही है यहाँ पर ए पी पर, तो ये दूरी भी आपको पता है, ये दूरी भी पता है, तो आप परछाई की दूरी ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें आपको यही देखना है कि इस तरह से हमने देखा है सामान्य शीर्ष बिंदु, सामान्य शीर्ष बिंदु से बनने वाले 2 त्रिभुज। कौन से बन रहे हैं 2 त्रिभुज? वो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज पी ए बी। तो हमने जानते हैं कि सामान्य शीर्ष बिंदु के इस तरह के 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो लंबवत, तो ये 90 अंश का है, ये 90 एक दूसरे पर लंब है। तो इस तरह से ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज कैसा है? समरूप है। अब इसकी ऊंचाई अगर ज्ञात करना है तो समरूपता के हिसाब से हमने देखा कि क्या हुआ, क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी बी। हमने वही 2 भुजा क्यों लिया है? क्योंकि क्यू आर परछाई नहीं लिए हैं, हमने क्यू आर लिया है
और पी आर लिया है, वहां से की दूरी, और उसी हिसाब से हमने ए बी और पी बी लिया है। अब आप तीसरा अनुपात भी लिख सकते हैं। हमने क्यू आर लिया है और पी आर लिया है, तो एक और अनुपात कौन सा रह जाता है, पी क्यू बटे पी ए, लेकिन हमें ये दोनों की जरूरत है। तो अब हमारा ए बी जो वृक्ष की लंबाई है बराबर क्या होगा, क्यू आर बटे पी आर गुणे ए बी। तो ये एक इस तरह से हमें समीकरण मिल जाता है। अगर हमें छोटे डंडे की ऊंचाई और परछाई से की दूरी इतनी ज्ञात हो जाएगी तो हमें वृक्ष का भी लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो एक छोटी सी कृति है कि किस तरह से हम समरूपता के नियम को जानकर किसी पेड़ की ऊंचाई या किसी ऊंचे मीनार की ऊंचाई, दूर बिल्डिंग की ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो गणित का एक बहुत बड़ा शाखा है जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति, उसी के हिसाब से और वही कृति क्या दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं हम कि हम अब तक क्या पढ़े हैं और क्या चीज हमने सीखा है कि जो इसमें उपयोग आएगा। हमने समकोण त्रिभुज, जैसे वृक्ष की लंबवत इकाई तो एक समकोण त्रिभुज बना, दो समकोण त्रिभुज को हमने समरूप होते हुए देखा अभी वृक्ष के कृति में। तो समकोण से संबंधित हमने क्या सीखा है, समकोण त्रिभुज से संबंधित हमने पाइथागोरस सीखा है। और जब पाइथागोरस में हमें दो भुजा समकोण बनाने वाली और समकोण की भुजा कर्ण, तब अगर इन तीन भुजाओं में अगर कोई भी दो भुजा दी हो तो हम तीसरी भुजा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। हमने ये बहुत सारे सवाल इसके हल किए हैं। तो लेकिन इसमें क्या है कि दो भुजा हमें ज्ञात होनी चाहिए और तीसरी भुजा हमें निकालनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है समान शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज, समान शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों की हमने रचना की है, उनकी समरूपता देखा है। तो अगर एक समान शीर्ष बिंदु ए है और आगे बढ़ाते हुए हम लंबवत ऊंचाई खींच देते हैं तो इस तरह से हमारे पास तीन समकोण त्रिभुज है और जो कि समरूप है, तो ये समान शीर्ष बिंदु है और बी सी खींचकर इस तरह से ए बी सी, ए पी क्यू, ए आर एस तीन समरूप त्रिभुज बनते हैं जो कि आपस में त्रिभुज है, समरूप हैं। अब हम इन दो त्रिभुजों की समरूपता को देखते हैं और उनके समानुपात भुजाओं को देखते हैं। तो अगर ए बी सी समरूप त्रिभुज ए पी क्यू है तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी बटे ए बी बटे ए पी, बी सी बटे पी क्यू और ए सी बटे ए क्यू। तो तीन भुजाएं समानुपात में होती हैं। आओ और देखते हैं कि इसमें हमें क्या विशेष सीखना है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं दो भुजाओं, संगत भुजाओं की तुलना। हम देखते हैं बी सी बटे पी क्यू। अब इसमें से मैं बी सी को एक बार इससे, फिर ए सी को एक बार इससे तुलना करती हूँ तो क्या मिलता है, बी सी पी क्यू बराबर ए बी बटे ए पी। ठीक, अब इसका एकांतरा अनुपात हम लेते हैं। हमने अनुपात सीखा है तो एकांतरा अनुपात लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी सी बटे ए बी। एकांतरा अनुपात में ये दोनों आपस में जगह बदल लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा और इसकी जगह पर ये चला जाएगा, यानी कि एकांतरा अनुपात, ए एक दूसरे का एकांतर में जगह बदल लेते हैं, इसे कहते हैं एकांतरा अनुपात। तो हमें क्या मिला, बी सी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे ए पी। अब अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, पी क्यू और ए पी, पी क्यू और ए पी सम्मुख भुजा और ये कर्ण है ना, सम्मुख भुजा और कर्ण। बी सी क्या है, इस कोण, अगर मैं इसे थीटा मानती हूँ या आप एक ए मानिए, ए कोण एक ही, थीटा बाद में हम देखेंगे थीटा का कैसे हम उपयोग करते हैं। कोण ए की ये सम्मुख भुजा हो गई और कर्ण,
उसी तरह से दूसरे को हम लेते हैं अब BC PQ का हो गया। दूसरा हम लेंगे AC अपॉन AQ बराबर AB बटे AP। हमने AC अपॉन AQ बराबर AB अपॉन AP, इसका भी एकांतरा अनुपात लेते हैं, यानी इनकी जगह परिवर्तित करते हैं, बदल देते हैं अपना आपस में जगह बदल के। तो क्या मिलेगा, AC अपॉन AB बराबर AQ अपॉन AP। अगर हम ये देखें तो ये कोण A की संलग्न भुजा है और कर्ण है। कोण A की संलग्न भुजा AC और AQ और बटे कर्ण है। तो अगर हम इस थोड़ा सा ध्यान दें तो आगे बढ़ते हुए इस त्रिकोणमितीय चैप्टर में हम सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण, इन 3 शब्दों का बारंबार उपयोग करने वाले हैं। तो जैसे हम बच्चे स्लोगन बनाते हैं, आप भी अपने हिसाब से बहुत सारे स्लोगन बना सकते हो। तो जो ये सम्मुख भुजा, कर्ण और संलग्न भुजा, कर्ण, ये हमें जो शब्द हैं त्रिकोणमितीय के अनुपात की तरफ ले जा रहे हैं। अब त्रिकोणमितीय के अनुपात कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन। उसमें से साइन और कॉस ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें ये ज्ञात हो जाए तो बाकी सारे अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन और कॉस ये दोनों, या आगे हम और भी पढ़ेंगे कि कोई भी एक अनुपात अगर हमें ज्ञात है तो त्रिकोणमितीय के सारे अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि साइन, कॉस, टैन, इनका हमारे त्रिभुज के भुजाओं से अनुपात कैसे, यानी क्या संबंध है। तो ऐसे मैंने 2 अपने मन से स्लोगन बनाया है, आप इसे ध्यान रखोगे तो उसके 2 शब्द, समय का संचय करें, सदा संपन्न रहें। समय ही सबसे बड़ा कीमती है और जिसके पास समय है वो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। उस आधार पे मैंने कहा कि समय का संचय करें, यानी समय को संभालें, व्यर्थ न गंवाएं, यानी संचय करें, सदा संपन्न रहें। अब इन 2 जो हमारे पास है, एक और मैंने बनाया है, आपको जो पसंद है वो याद रखिए या अपने मन से आप अपना भी, क्योंकि जो आप अपना खुद का स्लोगन बनाओगे तो आपको वो याद रहेगा। दूसरा है सभी को संलग्न कर, सपरिवार संगठन बन। सभी को संलग्न बन। आज हमारे पास समय है तो हम अपने परिवार को संलग्न कर, यानी जोड़कर, संलग्न का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ना। तो सभी को जोड़कर सपरिवार यानी पूरे परिवार को हम एक संगठन बनाएं, मजबूत हिस्सा बनाएं, जिससे हम आगे बढ़ें और अपना विकास करें। क्योंकि परिवार संगठित होगा तो हमारा विकास बहुत ही अच्छा होगा। तो ये 2 हैं, आप याद रखिए। और इसमें से ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये स्लोगन, पहले 2 को याद रखो, सभी को, स क यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण, संलग्न कर यानी संलग्न भुजा बटे कर, कर्ण। इसके बाद आता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, यानी कि पहले में हमें साइन अनुपात मिलता है, दूसरे में, आप ध्यान दो, पहले में साइन अनुपात मिलता है और दूसरे में हमें कॉस अनुपात मिलता है और तीसरे में हमें टैन अनुपात मिलता है। तो साइन अनुपात कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस अनुपात क्या होता है? कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टैन अनुपात क्या होता है? कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। तो ये हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं और हमने कैसे इसको रिलेट किया है साइन, कॉस, टैन से। तो हम समरूपता को लेते हुए समरूपता की भुजाओं को जब हमने देखा तो ये समरूपता की भुजाएं हमें मिलती हैं सम्मुख बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण। इसी को नाम दिया गया साइन, कॉस, टैन। अब आगे बढ़ते हैं आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात में इन सब को हम कैसे, अगर एक त्रिभुज है
तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, आगे बढ़ते हैं हम। मेरे ख्याल से आपको समझा होगा। अनुपात ज्ञात करेंगे। एक त्रिभुज लेते हैं और अब अलग सा एक त्रिभुज हम बना लेते हैं और उस त्रिभुज में हम BC किसी एक कोण के संदर्भ में हम बात करेंगे, किसी एक कोण के, क्योंकि यहाँ पर एक तो 90 अंश है और 90 अंश के अलावा 2 कोण हमें मिलता है। तो हम पहले एक कोण के संदर्भ में सारे जो हमारा साइन कॉस है उसका अनुपात देखेंगे। हमने एक बार देख ही लिया है, फिर से एक बार। तो कोण ABC में कोण A की संलग्न भुजा है और ये कोण A की सम्मुख भुजा। सम्मुख मतलब सामने, बिल्कुल सामने। तो कोण A की अगर एक सम्मुख भुजा है तो दूसरी संलग्न, बस यही 2 है क्योंकि तीसरा तो कर्ण होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण बराबर, तो हम इस त्रिभुज के ही, तो इसमें सम्मुख भुजा कौन सी है, BC, और संलग्न भुजा कर्ण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण BC/A। तो जो ये अनुपात है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इस अनुपात को हम कोण A का साइन अनुपात, संक्षेप में साइन A कहेंगे या कहते हैं। कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण, इस अनुपात को कोण A का कोसाइन अनुपात कहते हैं, संक्षेप में cos A ऐसा लिखते हैं। और कोण A की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, इसे हम, इस अनुपात को कोण A का टेंजेंट अनुपात, संक्षेप में tan A कहते हैं। जैसे अब हमने ये देख लिया कि tan sin A cos sin A cos A tan A, किसी भी त्रिभुज में किसी एक कोण के संदर्भ में हम sin A cos A और tan A का अनुपात लिख सकते हैं। तो हमें याद भी हो जाएगा अगर हम बार बार लिखेंगे। A का sin A बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, cos A बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण, tan A बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इस तरह से हम 3 अनुपात sin A cos A tan A किसी भी त्रिभुज का हम ज्ञात कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि ये स्लोगन आपको मदद करेगा याद रखने में। स्लोगन है, अब मैंने जैसे कहा आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन बहुत बहुत अच्छा मीनिंग वाला है। समय का संचय करें, सदा संपन्न रहे, सभी को संलग्न कर, सपरिवार संगठन बन। तो पहले 2 स क, यानी पहला साइन सम्मुख, संचय क, देख रहे हैं ना, जैसे अंडरलाइन किया है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा सन यानी संलग्न। तो इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करें। अब आगे बढ़ते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात में, और बहुत सारी जानकारी है त्रिकोणमिति। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा क्या संबंध है, कुछ और संबंध भी है हमारे। अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज, अगर इस त्रिभुज को हम देखते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए, तो एक तो 90 अंश होगा। एक अगर हम थीटा लेते हैं, इस पाठ में अक्सर आप कोण के नाम को थीटा या एक ग्रीक लेटर है, आप किताब पढ़िए, उसमें और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आर्यभट्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बच्चों, किताब से मैं बार बार कहती हूँ, किताब बहुत अच्छा है। हर चीज़ बताना, रिपीट करना जरूरी नहीं है। आप कुछ ज्ञान खुद से अर्जित कीजिए, खुद रीडिंग कीजिए, उससे आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो थीटा उपयोग करेंगे, थीटा है, बीटा है, सारे ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक लेटर यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं कोण का माप को दर्शाने के लिए। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक यानी 90 पूरा करते हैं। एक अकेला 90 है और पूरा टोटल 180 अंश होता है। तो अगर एक अकेला ही 90 है तो बाकी 2 कोण क्या है, उनका योगफल 90 है। तो अगर एक कोई भी कोण अगर 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा,
90 से कम यानी कि 79। तो ये एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। क्या पूर्ण करते हैं? 90 पूरा करते हैं। तो एक कुछ भी हो, दूसरा 90 में से उसको माइनस करेंगे। एक अगर 30 है तो दूसरा 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 मिलेगा। एक अगर 20 है तो दूसरा 90 में से 20 माइनस करेंगे तो 70 मिलेगा। इसलिए इसको थीटा अगर लिखा तो ये दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा। अब दोनों कोण का अनुपात मिलेगा हमें, यानी कि दोनों कोण का साइन कॉस टेन और बी का भी साइन कॉस टेन, ए का भी साइन कॉस टेन और बी का भी साइन कॉस टेन। देखते हैं इसमें क्या संबंध है और क्या नई जानकारी हमें मिलती है। तो साइन थीटा जैसा कि हम जानते हैं सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो हम अब थीटा ले रहे हैं और इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी? ए सी बटे कर्ण यानी ए बी। हमने नंबर ए दिया। नंबर क्यों दिया है आप ये देखना, आपको ध्यान में आएगा। और कॉस थीटा बी सी अपॉन ए बी यानी संलग्न भुजा बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होगा? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा 3। अब हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का यानी इस कोण का कोण का साइन यानी सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब इसका सम्मुख भुजा तो BC है, BC बटे कर्ण। कॉस 90 माइनस थीटा इसका संलग्न भुजा AC है, AC बटे कर्ण। और tan 90 माइनस क्या हो जाएगा? BC बटे AC यानी कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। बच्चों अब देखो, साइन थीटा AC बटे AB है, यहीं पर cos 90 माइनस थीटा भी AC अपॉन cos 90 AC अपॉन AB है। मैंने इसको नंबर 1 दिया है, ध्यान दो, ये ध्यान दो। यानी साइन थीटा बराबर है cos 90 माइनस थीटा। अब हम इसको क्या कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। वैसे ही cos थीटा BC अपॉन AB है, वहीं पर हम देखो 2 नंबर मैंने ध्यान दिया है, ये भी आपस में बराबर हैं, यानी कि cos थीटा साइन थीटा का कोटि पूरक है। मतलब साइन का कोटि पूरक cos है, cos का कोटि पूरक साइन है, एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, यानी एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अब हम देखते हैं कि साइन कॉस टेन इनका गुणात्मक प्रतिलोम भी है। अब बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है आपको बताऊं मैं कि संख्या में हमने गुणात्मक प्रतिलोम सीखा है। अगर कोई अंक 5 ले लें तो 5 है तो इसका तो कोई हर नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/5। तो कोई भी अंक ले लो, 7 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/7। वैसे ही अगर 3/4 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/3, यानी उल्टा। उल्टा मतलब क्या? अगर हम सीधे खड़े हैं तो अब शीर्षासन कर दिया तो हम पैर ऊपर कर लेंगे और सर नीचे, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब जैसे इस तरह से अगर मैंने लिखा कि ये अंश बटे हर, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और ये हर बदल गया ना, रंग भी बदल गया, अंश बटे हर, और ये क्या हो जाएगा? अब ये अंश हो गया। अंश मतलब कि मैंने ऐसे दिखाया है, अंश मतलब कि वर्गाकार, ये अंश कहलाएगा, लेकिन ये नीचे हर है, लेकिन कलर बदल गया यानी उल्टा हो गया, ऐसे समझो। या एक ही भिन्न को अगर हम देखेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा? आगे अंश बटे हर, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा हर बटे अंश।
ठीक है। तो ये होता है गुणात्मक, बिल्कुल आप सीधा खड़े रहो और उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है शीर्षासन। तो इसको समझ लो एक जल्दी से, हम एक ये रिवीजन कर लेते हैं। तो साइन, अब ये इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसी ऑर्डर में लिखोगे। तब हम लूप बनाते हैं, एक ऐसे लूप अंदर से बिना किसी को इंटरसेक्ट, अगर हम ऐसा करेंगे तो एक दूसरे को कटेंगे, हम अंदर ही अंदर बिना किसी को टच किए एक लूप बनाते हैं। तो ये एक लूप बन गया, ये दूसरा बना, ये तीसरा। जो ये लूप है यानी स्मॉल सी, हम एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को काट नहीं रहे, बिल्कुल जोड़ी बना रहे हैं। तो साइन का गुणात्मक प्रतिलोम कॉसेक थीटा, कॉस का गुणात्मक प्रतिलोम सेक थीटा, और टैन थीटा का गुणात्मक प्रतिलोम कॉट थीटा है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम का लूप है, पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, इस तरह से हमने बनाया एक दूसरे को कट किए बिना। तो आपको ये फिगर याद रखोगे, ये ड्राइंग याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। इसके बाद इस तरफ से भी हम लोग बना रहे हैं बिना किसी को इंटरसेक्ट करके जोड़ी में, क्योंकि जोड़ी बनाना है दो दो का। तो जो ये जोड़ी बनती है पहली और यहाँ पर दूसरी बनती है ये तीसरी, ये है कोटि पूरक की जोड़ी, यानी साइन थीटा का कोटि पूरक कॉस थीटा, टैन थीटा का कोटि पूरक कॉट थीटा, और सेक थीटा का कोटि पूरक कॉसेक थीटा। अब इसे याद रखने का ये ऑर्डर अगर आपको याद रखना है तो याद रखोगे, स्मॉल कैमरा, देन कैच, सिक्योर, केयरफुली। S for sin, C for cos, T for tan, और C यहाँ डबल हो गया तो CT से रिलेटेड होता है कॉट। फिर सेक, यहाँ आपको पूरा सेक वर्ड मिल रहा है, सेक, और केयरफुली फिर से C आया, एक बार तो कॉस हो गया तो दूसरी बार कॉसेक आता है। ये भी आप अपने मन से ऐसे वर्ड बना सकते हो इसे याद रखने के लिए। तो आप ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, और इसी ऑर्डर से आपको गुणात्मक प्रतिलोम भी पता चल जाएगा और कौन किसका कोटि पूरक है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारी जानकारी हमें आगे काम आने वाली है सवाल को हल करने में। तो आप इन चीज़ों को दोहराते रहिए और अच्छे से तैयार कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं और अधिक जानकारी के साथ। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।